हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आइला कमोडिटीज आईपीओ के बारे में। ये जो आईपीओ है मार्केट में आ चुका है, इस कंपनी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी बात समझ में आ पाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलते रहें। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं हमें कौन से 5 पॉइंट्स पर बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट है कि जीएमपी क्या चलता है कंपनी का। दूसरे नंबर पे है कि भाई कंपनी की डिटेल्स क्या है। तीसरे नंबर पे है कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल क्या है। चौथे नंबर पर पॉइंट है कि आईपीओ डिटेल्स क्या है। और पांचवें नंबर पे बात ये करनी है कि हमें आईपीओ में पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम जानना है इस कंपनी के बारे में। मोटी मोटा मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेड करती है और प्रोसेस करती है। तो ये सारा काम करती है जो आइला कमोडिटीज लिमिटेड है। तो इस कंपनी का जो अभी फिलहाल में जीएमपी चल रहा है वो हमें जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारा मार्जिन बनेगा। तो 10 जुलाई से यहाँ पे ये लिस्टिंग होना चालू हुई है और जीएमपी डेट यहाँ पे दिखा रहा है कि 95 रुपीज़ इज़ द आईपी प्राइस ऑफ दिस आइला कमोडिटीज़। एंड उस पर 20 रुपये जीएमपी चल रहा था 10 जुलाई को। तो 95 + 20 115 होता है और 21.05% जो होता है आपका एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन परसेंटेज था। वहीं पे 10 से बढ़ के अगर 11 जुलाई को हम देखा जाए तो 20 से बढ़ के हमारा जीएमपी हो गया 45। तो यहाँ पे 95 + 45 होता है 140, यानी कि 47.37% का लिस्टिंग गेन परसेंटेज था। वहीं पे 12 जुलाई और 13 जुलाई दोनों को 45 से बढ़ के 66 हो गया जीएमपी। और अभी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 161 एंड 69.47% इस लिस्टिंग गेन परसेंटेज। यानी कि अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखा जाए तो अभी 70% के आसपास का लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो कर रहा है। यानी कि जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे उस पर 70% मुनाफा होने की संभावना है। अगर कोई भी सिचुएशन चेंज नहीं हुई, और हो सकता है जब तक ये आईपीओ क्लोज ना हो तब तक थोड़ा सा जीएमपी की वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज हो, घट भी सकती है। ये डिपेंड करता है मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको और भी बात समझ में पाए। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से ये जो भाव दे रहा है, प्रीमियम दे रहा है 70% का, काफ़ी शानदार है। इसमें आप दाव लगा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि भाई कंपनी की डिटेल्स क्या है, कंपनी करती क्या है, ये जानना हमें ज़रूरी है। ये कंपनी जो है 2018 बनी थी। बेसिकली इट इज़ अ कंपनी विच इज़ ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड इट इज़ अ कंपनी विच इज़ प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग कैश्यूज, काजू को प्रोसेस करती है और ट्रेड करती है। द कंपनी ऑल्सो ट्रेड इन अदर गुड्स सच एज शुगर, पल्सेस, सोयाबीन, राइस एंड व्हीट फ्लो। तो इन सभी प्रोडक्ट्स में भी डील करती है कंपनी, ट्रेड करती है। द कंपनी इम्पोर्ट रॉ कैश्यू नट फ्रॉम वेरियस अफ्रीकन नेशन इंक्लूडिंग बेनिन, तंजानिया, बुर्किना फासो, सेनेगल एंड कोटेविरा। Additionally, it trades its in byproduct from sugar mill such as baggies। यानी कंपनी जो है रॉ कैश्यूज को मंगाती है, कच्चे कैश्यूज को मंगाती है बहुत से अफ्रीकन के देशों से, जैसे कि बेनिन देश है, तंजानिया है, बुर्किना फासो है, सेनेगल है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत से अफ्रीकन देश हैं, उन वहाँ पे काफ़ी प्रचुर मात्रा में ये सब चीज़ें पाई जाती। कैश्यूज की बात की जाए तो वहाँ से मंगाया जाता है सस्ते दामों पे, और यहाँ पे इंडिया में मंगा के इसको प्रोसेस करके आगे सेल किया जाता है, तो इसमें मार्जिन कमाया जाता है। द कंपनी क्लाइंट्स आर बेस्ड इन राजस्थान, गुजरात, मुंबई एटसेट्रा। ग्लोबली मोस्ट कस्टमर आर सिचुएटेड इन दुबई एंड श्रीलंका। इंडिया में जो क्लाइंट्स है इस कंपनी के राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, मुंबई में है। विदेश की बात की जाए तो दुबई और श्रीलंका में इसके ज़्यादातर कस्टमर हैं। द कंपनी processing unit is situated in सूरत, गुजरात and it is setting another processing unit in तालुका डिस्ट्रिक्ट, सूरत, गुजरात। कंपनी की जो प्रोसेसिंग यूनिट है सूरत में है, गुजरात में है। अभी एक और यूनिट लगाना चाहते हैं। अभी 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी के पास 48 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। जितने भी इनके डिपार्टमेंट चल रहे हैं उसमें 48 एम्प्लॉयज़ हैं। तो कंपनी के बेसिक डिटेल के हिसाब से तो हम समझ गए कि भाई कंपनी ट्रेड क्या करती है, कैश्यूज में ट्रेड करती है, और भी गुड्स होते हैं, शुगर, पल्सेस, सोयाबीन, इनमें भी ट्रेड करती है। कुछ सामान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से मंगाती है, इंडिया में बेचती है, विदेश में बेचती है, दुबई में बेचती है। तो ये सब काम करती है कंपनी, ठीक ठाक ही बिजनेस करती है, एग्रीकल्चर सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है कंपनी के, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कंपनी जो आइला कमोडिटीज लिमिटेड आईपी इट इज़, ये जो कंपनी है
इसकी जो रेवेन्यूज है 31.2% से इंक्रीज हुई है, और प्रॉफिट और टैक्स जो है 539.22% से इंक्रीज हुआ है बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2023। इन एक साल के बीच में रेवेन्यूज शानदार 31.2% से इंक्रीज हुई है। वहीं वहाँ प्रॉफिट टैक्स की बात की जाए तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट टैक्स जंप हुआ है 539.22%, तो काफ़ी शानदार है। तो चलते हैं अपने यहाँ पे, हमारे पास टेबल है 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 23, 24 और 31 मई 24। तो एसेट्स का कॉलम है, हम जान लेते हैं कि एसेट्स कैसे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। 5,041 लाख की एसेट्स थी हमारे पास 31 मार्च 21 पे, जो कि साल दर साल बढ़ी है, और 31 मार्च 24 तक आते आते ये लगातार इंक्रीज हुई है, 10,653 लाख हुई है। और यहाँ पे अभी मार्च के बाद अप्रैल मई ये 2 महीने का और का डेटा है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है। तो कुल मिला के अगर 31 मार्च 2024 तक बात की जाए तो एसेट्स बढ़ी हैं। वहीं पर रेवेन्यूज की बात की जाए तो 47,595 लाख की हमारे पास एसेट्स थी, जो कि कुछ हमारी कम हुई है। यहाँ पे 10,550 हुई, यहाँ पे 11,000 हुए हैं, 14,450 लाख की एसेट्स रह गई हैं, सॉरी रेवेन्यूज रह गई हैं। तो रेवेन्यूज में घाटा हुआ है, कंपनी की रेवेन्यू में कमी आई है अगर हम 31 मार्च 2021 के कंपैरिजन में किया जाए, क्योंकि हाँ पिछले 3 साल मतलब 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24 में लगभग ये इन तीनों सालों में जो पोस्टिंग हुई है लगभग एक बराबर हुई है। बट यहाँ पे जो ये डेटा है 47,595, ये कुछ शानदार ही रेवेन्यूज थी उस समय। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 1108 लाख है 31 मार्च 21 में। वहीं पे 31 मार्च 22 में 1,063 हुआ, और 31 मार्च 2023 में काफ़ी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइन होगा, एकदम 191.22 लाख ही रह गया। बट यहाँ पे फिर से रिकवरी हुई और 1222.32 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। वही नेटवर्थ की बात की जाए तो जो 1940 लाख थी वो साल दर साल बढ़ी है, नेटवर्थ अभी 4,592 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो साल दर साल 1932 से बढ़ के 3,092 लाख रिजर्व एंड सरप्लस हुआ कंपनी का, यानी कि कंपनी के पास पैसा काफ़ी है, रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है। वहीं पे बोरोइंग्स की बात कीजिए, कर्जा कितना कंपनी के पास, तो 1,096 से बढ़ के लगातार थोड़ा कर्जा भी कंपनी ने बढ़ा है, 4,077 लाख का कर्जा है। ओवरऑल अगर हम बात की जाए सारे पॉइंट्स थोड़े ठीक ही हैं, चाहे एसेट्स की बात की जाए, प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात की जाए, नेटवर्थ की बात की जाए, रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए। दो चीज़ थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, एक तो बोरिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है साल दर साल, और रिजर्व्स जो है एज कम्पेयर टू 31 मार्च 2021 थोड़े डिक्लाइन है, 47,000 से काफ़ी डिक्लाइन है कि एक बार को देखा जाए तो 14,450 है। बट हाँ यहाँ पे 3 सालों की जो पोस्टिंग है लगभग एक बराबर है, तो ये समझने वाली बात है। कुछ KPIs इंडिकेटर हैं वो हमें समझने की बहुत ज़रूरी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 5.92%, कम है, होना चाहिए 15% के आसपास, बट यहाँ पे कम है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो लेस 5.72%, इट इज लेस। एंड डेप्ट इक्विटी रेशो 0.85%, यानी कि डेप्ट इक्विटी रेशो तो ठीक है, मतलब एक से कम है, तो यानी डेप्ट कर्जा कम है, इक्विटी इनके पास ज़्यादा। नेट टू रिटर्न वर्थ, नेट वर्थ की बात की जाए तो 5.75%, ये भी कम है। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशो इज 2.92 एंड प्रॉफिट टैक्स मार्जिन इज 10.17%। तो KPIs जो इंडिकेटर है इसके हिसाब से कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स हैं जो कि आप समझ सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज़ द कंसर्निंग पॉइंट फॉर द कंपनी बिकॉज दे आर नॉट जनरेटिंग द रिटर्न which are expected from them, so it is a concerning point for those for this company, return on equity, return on capital employed, and ये थोड़ा concerning point है। बात की जाए कि EPS is 8.18 and 8.28, it is pre and post IPO, and P ratio is 11.62 and 11.48। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई कंपनी पैसा क्यों उठाना जाती है? कंपनी इसलिए पैसा उठाना चाहती है बिकॉज कंपनी वांट टू सेट न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड इंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी देयर ऑन। कंपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाती है एंड प्लांट मशीनरी लगाई जाती है, परचेजिंग प्लांट मशीनरी एट एन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, कुछ प्लांट मशीनरी पुराने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस पर भी लगाई जाती है, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये इनका पर्पस तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव ठीक है, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, अपने आप का कुछ प्लांट्स इक्विपमेंट्स को एडिशन करना चाहती है।
तो उस हिसाब से तो ठीक ही है कि ऑब्जेक्टिव कंपनी का ठीक है कि क्यों पैसा उठाना रेस करना चाहती है। अच्छा, इस कंपनी का हम जान लेते हैं कि आईपीओ की डिटेल क्या है, कब से कब ये आईपीओ चालू था और कब से कब ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कंपनी का आइला कमोडिटीज आईपीओ, इट इज बुक बिल्ड इशू ऑफ 51 करोड़ रुपया उठाई जाती है। और ये पूरा का पूरा एंटायरली फ्रेश इशू है, 53.69 लाख शेयर्स, ये पूरे के पूरे फ्रेश इशू है, कोई भी इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है। जो आईपीओ की डेट्स है वो है 12 जुलाई 24 से 16 जुलाई 24, यानी कि आज है 13 जुलाई, और 13 जुलाई और 14 जुलाई को शनिवार और इतवार है। तो अब हमारे को दे मिलते हैं 15 और 16 में ही जो काम होगा वो होगा। और फेस वैल्यू इस 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड इज 91 से 95 पर शेयर, एंड तो लॉट साइज है 1200 शेयर्स का। और ये लिस्टिंग जो होगी बीएसई एंड एसएमई दोनों पे होगी, एनएससी पे लिस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि काफ़ी छोटा मतलब स्टॉक है। एंड ये जो आईपीओ की ओपन डेट यहाँ पे लिख रखी है 12 जुलाई, आईपीओ क्लोज डेट है 16 जुलाई, एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 18 जुलाई को। रिफंड इशू हो जाएगा 19 जुलाई को, क्रेडिट हो जाएगा शेयर्स डीमेट में 19 जुलाई को, और लिस्टिंग डेट है 12 जुलाई, लिस्टिंग डेट यानी कि शेयर लिस्ट हो जाएंगे। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट है 16 जुलाई 5 बजे तक। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है फॉर द आईपीओ डिटेल्स। एंड आईपीओ में भाई आपके 1200 शेयर का एक लॉट है मिनिमम रिटेल कैटेगरी में, और मिनिमम रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों एक ही लिमिट है कि भाई एक ही लॉट उठा सकता है एक आदमी जो रिटेल बंदा है। 1,14,000 की वैल्यू जाती है। और एच जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल है वो 2 लाख उठा सकते हैं, जबकि 2400 शेयर हो जाएंगे, 2,28,000 वैल्यू जाएगी। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका नाम है होजेफा एस जवाडवाला, सत्यनारायण पैट्रो, अशोक पटेल। तो ये सारे कंपनी के मतलब प्रमोटर्स हैं। शेयर होल्डिंग प्री आईपीओ है 86.45, और आईपीओ होने के बाद 63.66% हो जाएगी, मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ डिटेल्स थी आईपीओ से रिलेटेड कि आईपीओ कब तक है कब तक नहीं है। और बात रही इस कंपनी में हम पैसा लगाएं ना लगाएं, इस आईपीओ में पैसा लगाएं ना लगाएं, ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जिस हिसाब से अभी देखा जा रहा है कि सेगमेंट्स क्या है, कुछ इनके केपीआई इंडिकेटर जो है वीक भी है, और ये 16 जुलाई तक आईपीओ चलेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें इनकी पॉजिटिव भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव में क्या चीज़ है, पॉजिटिव में बात की जाए तो इनका लिस्टिंग गेन परसेंटेज जो है वो काफ़ी ठीक है, अभी 69.47% है। अगर ये 15 जुलाई को भी 69.47 होता है या ऊपर जाता है तो इट इज़ वेरी गुड, एंड इट विल गिव ए गुड मोमेंटम टूवर्ड क्लोजिंग ऑफ द स्टॉक और अलॉटमेंट ऑफ द स्टॉक, यानी कि ये लिस्ट हो जाएगा प्लस में। तो एक पॉजिटिव बात तो ये है कि 69.47 का लिस्टिंग गेन परसेंटेज अभी शो कर रहा है। दूसरी कुछ प्लस वाली बात की जाए तो भाई इनके फाइनेंशियल्स जो हैं वो थोड़े ठीक ठाक भी हैं, कुछ कुछ एंड कुछ कुछ थोड़े बिगड़े हुए भी हैं। बात की जाए एसेट्स की, प्रॉफिट ऑफ टैक्स की, नेटवर्थ की, रिजर्व एंड सरप्लस की, ये सब इंक्रीज हुआ है। कंसर्निंग पॉइंट है बोरोइंग्स, थोड़ा सा बोरोइंग्स कंपनी अपने पास बढ़ा रही है। कंसर्निंग पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, दे आर द कंसर्निंग पॉइंट फॉर द कंपनी बिकॉज दे आर नॉट जनरेटिंग गुड रिटर्न फॉर द कंपनी। So this is the concerning point, return on equity and return capital employed, and ये दो concerning point हैं। और वैसे तो कंपनी ठीक लग रही है, कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है, एग्रीकल्चर सेगमेंट में काम कर रही है, ट्रेड करती है, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करती है, और अभी तो फिलहाल ठीक ठाक दिख रहा है। बट मैं आपको यही कहूँगा कि इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में रखने का कोई बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप अगर आपको जीएमपी अच्छा मिले तो उसमें जीएमपी में आप रख के आप अपना मार्जिन बुक करके निकल सकते हैं। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछिए, अपना रिसर्च जरूर करिए ताकि आपको कोई भी लॉस ना हो। ये जो भी वीडियो बनाया गया केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया ताकि आपको आईपीओ की सही जानकारी मिल पाए कि किस आईपीओ में क्या चल रहा है, किस आईपीओ में क्या नहीं चल रहा है। कुछ केपीएस फैक्टर जो है, केपीआई इंडिकेटर इसके वीक हैं, कुछ इनके फाइनेंशियल थोड़े स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो ये ओवरऑल मिक्स एंड मैच पोर्टफोलियो है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।